गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी डिपार्टमेंट, आपको एमए फाइनल का 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा रही हूँ। हमने हमारी लास्ट क्लास में हाइडेगर को कंप्लीट किया, उनके प्रमाणिक जीवन के विचार को जान के आज हम दूसरे अस्तित्ववादी दार्शनिक सोरेन किर्केगार्ड को शुरू करेंगे। वैसे जितने भी अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं सारे 20वीं शताब्दी के हैं, लेकिन किर्केगार्ड 19वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, या यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले अस्तित्ववाद की बात सोरेन किर्केगार्ड ने की थी। लेकिन किर्केगार्ड को अपने दौर में मतलब 19वीं शताब्दी में ठीक से पहचान नहीं मिली और उनके विचार सामने नहीं आए, और एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने खुद अपने विचारों को अपने नाम से नहीं लिखा। इसकी वजह थी ये वो दौर था 18वीं-19वीं शताब्दी जब बुद्धिवादी विचार अपने चरम पे था, जिसमें हम ब्रैडले को, हेगेल को देख सकते हैं। इन लोगों का विचार या ये बुद्धिवाद का विचार ये मानता है कि जो मूल सत्य होता है उसका स्वरूप बौद्धिक होता है, और हम उसी प्रकार से बुद्धिवादी ढंग से या ज्ञानोपार्जन की बुद्धिवादी विधि से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब ये विचार जो भी सत्य का चित्र प्रस्तुत करता है वो वास्तविकता से बेहद अलग था, बेहद वास्तविकता से हमें दूर प्रतीत होता है, लेकिन तार्किक दृष्टि से वो संगत दिखाई देता है। इस विचार का विरोध हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी दृष्टि करती है, उपयोगितावादी दृष्टि करती है, मूर करता है अपने कॉमन सेंस फिलॉसफी से। हुसर्ल को भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि वो उससे अलग अपनी बात रखता है। लेकिन सोरेन किर्केगार्ड ने उस समय सबसे पहले बुद्धिवाद की आलोचना की, लेकिन हेगल के विचारों का जो हम ये कह सकते हैं प्रभाव इतना सशक्त था कि किर्केगार्ड के विचार को कहीं मान्यता मिलना तो दूर, पूरी तरीके से वो लोगों के सामने ही नहीं आए। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब अस्तित्ववादी विचार अपनी जगह बनाने लगे, उन्हें पढ़ा जाने लगा, उन्हें महत्व दिया जाने लगा, तब किर्केगार्ड के विचारों को जो लोग पढ़ रहे थे उन्होंने ये देखा कि अस्तित्ववादी विचार जो 20वीं शताब्दी में आ रहे हैं वो बहुत पहले, मतलब आज से एक शताब्दी पूर्व भी कहे जा चुके हैं, और किर्केगार्ड ने उनको कहा है। तो फिर से किर्केगार्ड को लोगों ने पढ़ना शुरू किया और देखा कि किर्केगार्ड भी एक अस्तित्ववादी दार्शनिक है, और उन्होंने सत्य की, मूल सत्य की, जगत के स्वरूप की, मानव की बहुत अलग तरीके से व्याख्या करी है। किर्केगार्ड के दर्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से किर्केगार्ड शुरू करते हैं, वो है हेगल जैसे दार्शनिकों को क्रिटिसाइज़ करके हेगल का बुद्धिवाद जो माना गया। हम सब जानते हैं कि हेगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से सत्य का चित्र हमारे सामने खींचा था, और उसने ये तक कह दिया था कि बुद्धि ही सत्य है और सत्य ही बुद्धि है। रैशनल इज़ रियल, रियल इज़ रैशनल वाली बात हेगल ने कही थी। इसकी आलोचना करते हुए किर्केगार्ड कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बुद्धिवाद जिस तरीके से सत्य का चित्र हमारे सामने खींचता है वो यथार्थ चित्र नहीं है, उसका वास्तविकता से हमें लेन देन कम दिखाई देता है, वो वास्तविक कम प्रतीत होता है और हवा हवाई ज़्यादा प्रतीत होता है, कल्पनात्मक, परिकल्पनात्मक हमको वो ज़्यादा लगता है, और वो इसके पीछे कारण बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे अमरता के विचार की अगर हम बात करें, बुद्धिवाद की बात करने वालों का जोर सबसे ज़्यादा विचारों पर रहता है, सामान्यों पर रहता है, प्रत्ययों पर रहता है, अवधारणाओं पर रहता है। इनमें वो तार्किक संगति दिखा के अपनी बात को सही साबित कर देते हैं। उनका मानवीय अनुभूति से, मानव से, मानव के व्यवहार से, वास्तविकता से क्या तात्पर्य है, इनसे उनको कुछ खास लेना देना नहीं होता। तो किर्केगार्ड एक एग्जाम्पल लेते हुए कहते हैं कि जो अमरता का प्रत्यय होता है, बात बुद्धिवादी उसकी बात करते हैं और उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अमरता का प्रत्यय किस संदर्भ में बात किए जाने योग्य है, मतलब उसे किस संदर्भ में लोग उस पर बात करते हैं, वो है मृत्यु की चेतना। तो हमें पहले मृत्यु की चेतना पर बात करनी चाहिए, मृत्यु क्या है उसको समझना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति ये सोचेगा कि मान लीजिए अगर मैं ना मरूं, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं मरने के बाद भी शेष रह जाऊं या मैं बच सकूं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जितने भी संपत्तियों पर, विचारों पर बुद्धिवादी जोर देते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम हर उस विचार या संप्रत्यय का कुछ आधार या कोई भूमि तलाश करें, और ऐसा होता भी है। जैसे अमरता का प्रत्यय मृत्यु से जुड़ा है, और मृत्यु हर मानव से जुड़ी है। हर मानव को
अंत में मरना है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि बुद्धिवादी प्रक्रिया में एक दोष ये है कि बुद्धिवादी प्रक्रिया ये मानकर चलती है कि कोई ज्ञाता है, कोई जानने वाला है और वो किसी चीज़ को जानेगा, किसी विषय को जानेगा, तो एक द्वैत उत्पन्न हो जाता है और ये द्वैत कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले तो वो ज्ञाता और ज्ञेय को अलग कर देता है और फिर उस द्वैत को या उस दूरी को पाटने की कोशिश करता है, उस दूरी को ख़त्म करने की कोशिश करता है या उसे पूरी करने की कोशिश में वो कई तरीके के विचार देगा, कई तरीके के। हम अपने लास्ट ईयर वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी होगी तो देखा होगा कि जड़ और चेतन के बीच द्वैत को डेकार्ट, लाइबनिज किस किस तरीके से स्पिनोज़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि वो उल्टा उलझते जा रहे हैं। तो वो यही कहता है कि यहाँ पर आप जानने वाली चीज़ को दूर कर दे रहे हैं और फिर उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये द्वैत नहीं मिटता। तो वो ये कहते हैं कि जिसे आप जानना चाहते हैं वो आत्मसात करने की चीज़ है, वो आपसे अलग नहीं है। आप आत्मसात करके उसको जान सकते हैं, जानने से सिर्फ आप उसको नहीं जान सकते। इसके अलावा ये कहते हैं कि ये जो बुद्धिवाद की जानने की प्रक्रिया, ये अपने आप में अमानवीय प्रक्रिया है। कैसे अमानवीय है? वो ये कहते हैं कि एक तो आप अपने विषय को दूर कर देते हैं हमेशा, तो आप कभी उसे अनुभूत नहीं कर सकते, आप उससे कभी जुड़ नहीं सकते। उनकी प्रक्रिया वो कहते हैं कि जैसे एक सर्जन होता है, वो रोगी का इलाज जिस भाव से करता है उसी भाव से कोई भी जानने वाला सबको जानने की कोशिश करता है। तो उनके बीच में कोई आत्मीयता, या जैसे एक सर्जन और एक मरीज के बीच में आत्मीयता के बारे में विरोध किया जाता है कि अगर आत्मीय वो उसका होगा तो शायद वो उस ठीक तरीके से उसका इलाज नहीं करेगा, घबराएगा या तमाम और चीज़ें, हाथ कांपने लगे। हाथ कांपना शल्य क्रिया में बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। इवन सर्जन नहीं बनने देते डॉक्टर को अगर उनके हाथ में ज़रा सा भी कंपन होता है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि बुद्धिवाद का जोर सार्वभौमिकता पर सबसे ज़्यादा होता है। बुद्धिवाद विशिष्टता का हम ये कह सकते हैं उपेक्षा कर देता है। उसका जोर ये है कि सत्य की विशेषता क्या है या सत्य की सार्वभौमिकता क्या है, सत्य में ऐसा कौन सा सार्वभौमिक गुण है जिसे कहते हैं कि सत्य वो है जो इसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जगत के बारे में भी यही चीज़ें कही जाती है। तो वो अगर सार्वभौमिकता पर आप जोर दे रहे हैं तो आपने तो विशिष्टता का उपेक्षा कर दी। जैसे ही आप विशिष्टता की उपेक्षा करते हैं तो आप मानवों को एक भीड़ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। सारे समाज के लिए एक जैसा जीवन, एक जैसी सार्वभौमिकता संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है। तो ये सार्वभौमिकता पर जोर देना भी हर व्यक्ति की विशिष्टता का उल्लंघन है, उसके भावों की उपेक्षा है। इसके अलावा सोरेन किरकेगार्ड ये भी कहते हैं कि जो भाव व्यक्ति के होते हैं उनका बौद्धिक विश्लेषण नहीं हो सकता। भावों को तो अनुभूत करके ही जान सकते हैं और कोई भी अगर ज्ञान की प्रक्रिया में भावों की उपेक्षा करता है तो वो सही मायने में ज्ञान नहीं है। आप सिर्फ बुद्धि के माध्यम से जानने की कोशिश करें और उसमें आपके भाव संवेग शामिल नहीं है तो वो ज्ञान का, उस ज्ञान के माध्यम से जो सत्य का चित्र आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक अधूरा चित्र है। वो ज्ञान की प्रक्रिया भी अधूरी है क्योंकि उसमें अनुभूति शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ तर्क शामिल है, उसमें ज्ञान की कोटियाँ शामिल है, उसमें विचार शामिल है, लेकिन कहीं पर भी अनुभूति शामिल नहीं है, आत्मीयता शामिल नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है और इससे जो सत्य का चित्र बनता है वो भी वास्तविक नहीं है, अधूरा है। तो ये किरकेगार्ड सबसे पहले आलोचना करता है बुद्धिवाद की। उसके बाद किरकेगार्ड ये बताता है कि उसके हिसाब से सत्य क्या है। वो सत्य के बारे में वैसे नहीं बताता जैसे बुद्धिवादी बताते हैं। तो सत्य के कैसी व्याख्या किरकेगार्ड करता है ये हम कल क्लास में देखेंगे। थैंक्स।